तो आज का हमारा टॉपिक है अपक्षय। अपक्षय क्या होता है? अपक्षय को इंग्लिश में वेदरिंग बोला जाता है और ये 3 टाइप पे होता है। एक को बोलते हैं भौतिक अपक्षय, दूसरा होता है रासायनिक अपक्षय और तीसरा होता है जैविक अपक्षय। तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि हमारा अपक्षय होता क्या है, कैसा होता है, किस तरह का होता है और किसको अपक्षय बोला जाता है। तो जब इसका डेफिनेशन ये है कि चट्टानों के टूटने फूटने की प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। तो चट्टान मतलब क्या हुआ? कोई भी यदि पर्वत है, जैसे पर्वत है, अब इस पर्वत पर ये पत्थरों से बना होता है, चट्टान से बना रहता है। अब इसको टूटने फूटने की प्रक्रिया को अपक्षय कहा जाता है। सपोज करो कि ये एक पहाड़ है और ये पहाड़ के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, इसके ऊपर पड़ेगा सूर्य का प्रकाश, और जब इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये हीट होगा, मतलब गर्म होगा, और जब ये गर्म होगा तो वो फैलेगा। कोई भी चीज को जब हम गर्म करते हैं तो फैल जाता है। लोहे को यदि हम गर्म कर दें तो वो फैल जाता है। उसी प्रकार ये चट्टान है, पत्थर है। अब इसके ऊपर जब धूप पड़ता है तो ये फैलता है, जैसे गर्म होगा फैल जाएगा। फिर रात जब होगा, दिन में तो पूरा गर्मी था तो जिसके कारण क्या हुआ, ये फैल गया पूरा, माने गर्म हो करके फैल गया। अब ये फैल गया, फिर रात जब आएगा ना तो ये ठंडा होगा, तो ठंडा होगा तो फिर सिकुड़ेगा, या फिर बारिश आ गया तब फिर भी वो सिकुड़ेगा। अब ये थोड़ा सिकुड़ेगा, फैलेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा, ये बार बार निरंतर जब होगा तो ये क्या होगा, टूट जाएगा। इसीलिए इसके परिभाषा में लिखा हुआ है अपक्षय किसको बोलते हैं, तो चट्टानों के टूटने फूटने। अब एक होता है टूटना, दूसरा होता है फूटना। टूटना क्या होता है, बड़ा सा चट्टान है और ये टूट गया तो क्या होगा, इधर इसका माथा से टूट गया तो इधर एक ठो आकर के इधर बड़ा सा पत्थर गिर गया, इधर टूटा, इधर एगो आकर के गिर गया। अब क्या होगा, ये तो टूटा, अब फिर ये फूटेगा, फिर इसके ऊपर भी तो धूप पड़ता है, तो जब फिर इसके ऊपर धूप पड़ता है तो क्या होता है, वो भी गर्म होता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है और वो टूट जाता है। तो इसको फूटना बोला जाएगा। तो चट्टानों के टूटने फूटने मतलब और भी ज्यादा टुकड़ों में टूटने, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है अपक्षय। अब अपक्षय जो है इससे क्या होता है ये आगे बताएंगे। पहले इसके कितना टाइप होता है। तो अपक्षय 3 तरह से होता है। एक को बोलते हैं भौतिक अपक्षय, ये फिजिकल भौतिक, केमिकल रासायनिक, और जैविक होता है जो बायोलॉजिकल होता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप का हुआ। एक को बोलते हैं भौतिक अपक्षय, दूसरा को बोलता है रासायनिक अपक्षय और तीसरा को बोलता है जैविक अपक्षय। अब ये तीनों में से एक एक पार्ट करके हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि अपक्षय किसको बोलते हैं। तो चट्टानों के टूटने फूटने की प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। और वो चट्टान टूटता फूटता कैसे है, जब उसके ऊपर धूप पड़ता है तो क्या होता है, वो गर्म होता है, और जब गर्म होता है तो वो फैलता है, और जैसे फैलेगा फिर ठंडा होगा या रात आएगा या फिर बारिश होगा तो वो क्या होगा, सिकुड़ेगा। अब जैसे वो सिकुड़ा फिर फैला फिर सिकुड़ा, तो ये क्या होगा, निरंतर जब ऐसे होता है तो इसमें दरार पड़ जाता है और वो छोटे छोटे टुकड़ों में, अभी तो हम इतना बड़ा बड़ा बता रहे हैं, पहाड़ तो बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो वो बड़े बड़े टुकड़ों में गिरने लगता है। फिर ये टूट करके इधर गिर गया, फिर इधर गिर गया, फिर यही वाला क्या होता है, गिर गया, फिर यही चट्टान जो है टूट करके और छोटे टुकड़ों में होता है, तब वो बोल्डर का रूप धारण करता है, बड़ा बड़ा बोल्डर। फिर जब और टूट जाता है तो गिट्टी का रूप धारण कर लेता है, इतना बड़ा बड़ा। फिर और इसका इस्तेमाल भी होता है, जैसे हम लोग को रेलवे में देखे होंगे कि रेलवे का पटरी पे इतना बड़ा बड़ा पत्थर रहता है, तो वो पत्थर कहाँ से आया, यहीं से आया, वो टूटा फूटा। कई बार ऐसा होता है कि इंसान जो है ना अपने से भी तोड़ देता है। जैसे ये पहाड़ है और पहाड़ एक दिन में तैयार नहीं होता है, उसको लाखों साल लग जाता है, हजारों साल लगता है उसको तैयार होने में। और ये पहाड़ निकल करके खड़ा है, हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर ड्रिल करते हैं, पहाड़ के ऊपर। ठीक है, इसको ड्रिल किया जाता है और ड्रिल करके इसमें माइंस लगाया जाता है, उसमें बम लगाया जाता है और बम लगा करके इसको उड़ा दिया जाता है। तो जब ये उड़ता है तो क्या होता है, वो फट जाता है और फट करके वो टुकड़ा नीचे गिरता है। फिर उस टुकड़े को उठा करके और क्रेशर मशीन से तोड़ा जाता है, फिर तोड़ करके उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो सबसे बड़ा बड़ा बोल्डर होता है, तुम लोग देखता होगा नदी का जब पुल बनता है, कोई नदी है और इसके नीचे से पानी जा रहा है, ठीक है, तो देखता होगा यहाँ पे किनारे साइड में ऐसे, इस किनारे में ऐसे और इस किनारे में ऐसे
और इस किनारे में ऐसे, इधर से तो गाड़ी जाएगा आएगा, इधर से नीचे से पानी बह रहा है, लेकिन इस किनारे में देखना यहाँ पे बड़ा बड़ा बोल्डर को लेकर के और क्या किया जाता है, इसको रखा जाता है। ये क्यों रखा जाता है, दोनों साइड बड़ा बड़ा बोल्डर, ताकि इधर से जो चौड़ी नदी आ रही है या फिर इधर से जो चौड़ा नदी आ रहा है, ये इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना लगाए, और ये जब आता है तो ये पूरा बोल्डर रहता है और इससे टकरा करके पानी यहाँ नीचे से पार हो जाता है। तो जो इस बोल्डर का, बड़े बड़े बोल्डर का इस्तेमाल यहाँ होता है। अब ये हो गया, बड़े बड़े बोल्डर का इस्तेमाल इतना बड़ा बड़ा होता है। अब उसका इस्तेमाल इस नदी के पुल के किनारे रखने के लिए किया जाता है। उससे जो छोटा होता है उसका इस्तेमाल रोड बनाने में किया जाता है। रोडों के ऊपर इतना बड़ा बड़ा बोल्डर पूरा बिछा दिया जाता है। बिछाने के बाद उसको फिर रोलर मशीन से चाप दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, फिर उसके ऊपर छोटा छोटा पत्थर दिया जाता है, जो रेलवे में इस्तेमाल होता है। रेलवे लाइन के ऊपर देखता होगा कि रेलवे लाइन के ऊपर पूरा बड़ा बड़ा पत्थर दे दिया है। क्यों देता है, इसलिए कि वो हालांकि अलग टॉपिक है, बट थोड़ा सा बता देता है। रेलवे ट्रैक के ऊपर इसलिए पत्थर दिया जाता है ताकि पत्थर जो होता है उसमें पानी कभी नहीं रुकता है। अब बारिश हुआ तो पानी नीचे चला गया और वह साइड से निकल जाता है, फिर रेलवे ट्रैक के ऊपर पानी नहीं इकट्ठा होता है। पानी नहीं इकट्ठा होगा तो उसके ऊपर घास नहीं होगा, इसलिए तुम लोग देखता होगा कि रेलवे ट्रैक के ऊपर कभी घास नहीं होता है। हाँ, उस ट्रैक पे जरूर हो जाता है जहां पर रेलवे नहीं चलता है, जिस पर रेलगाड़ी नहीं चलाया जाता है, उस पर घास हो जाएगा। क्यों, वो कैसे हो जाएगा, वहां भी तो बोल्डर था। बट होता क्या है कि जब हम रेलवे ट्रैक के ऊपर गाड़ी चलाना बंद कर देते हैं तो डस्ट तो उड़ते रहता है दिन भर। अब डस्ट दिन भर उड़ेगा तो उससे क्या होगा, उसके ऊपर फिर जमेगा डस्ट, कचरा जमेगा, घास कोई उग गया, कोई कोई घास होता है जो पत्थरों में भी उग जाता है, जैसे दूब है, थोड़ा सा जगह मिल जाए तो उग जाएगा। वैसा वैसा घास यदि एक बार हो गया, फिर वो घास क्या होता है, उसका पत्ता झड़ता है, फिर वो सड़ता है, फिर धीरे 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 उसमें घास पूरा उगने लगता है। तो घास क्यों उगता है ये भी समझ में आ गया। बोल्डर क्या इस्तेमाल क्यों रेलवे ट्रैक पे किया जाता है, ताकि उस पर पानी ना जमे और उस पर घास ना उगे, क्योंकि घास उग जाएगा तो पटरी में जंग लग जाएगा, रेलवे गाड़ी को चलाने में असुविधा होगा। तो ये सब बोल्डर का यहाँ इस्तेमाल हुआ। फिर उससे जो छोटा होता है उसका इस्तेमाल रेलवे ट्रैक में किया जाता है, रोड में किया जाता है। उससे जो छोटा होता है, तुम लोग देखता होगा घर जब हम लोग का छत ढलाई होता है, कंक्रीट का जब ढलाई होता है तो उसमें इतना बड़ा बड़ा गिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी इसी का पार्ट है। फिर उससे भी एगो छोटा होता होगा जो तुम लोग देखता होगा कि जो चिप्स बोला जाता है उसको, वो छोटा छोटा होता है और उसका इस्तेमाल छज्जा वज्जा या पतला छज्जा बनाने के लिए किया जाता है। देखो उससे भी होता है पतला, और उसका इस्तेमाल और भी पतला होता है, उसका इस्तेमाल रोड बनाने के लिए किया जाता है। रोड में देखता होगा कि अलकतरा मिला करके, पीच मिला करके उसको फेंट करके और रोड में बिछाया जाता है। फिर उससे भी जो पतला होता है उसका इस्तेमाल एकदम महीन होता है वो, और उसका इस्तेमाल रोड पे किया जाता है, रोड को चिकना करने के लिए। फिर एक उससे भी पतला होता है और उसका इस्तेमाल होता है सीमेंट बनाने के लिए, उसको एकदम पाउडर जैसा पीस दिया जाता है, पाउडर से भी पतला पीसा जाता है और फिर उसका सीमेंट बनता है उसमें केमिकल मिला करके। तो किस तरह से समझ में आया कि एक चट्टान जो है पहाड़ था और उस पहाड़ को कैसे हम लोग उड़ा दिए, उड़ा के तोड़े। उड़ा के तोड़ने के कारण क्या होता है, आसपास में भूकंप भी आ सकता है, उसको उड़ाने के कारण आसपास का पूरा पहाड़ फट भी सकता है और कई सारा खतरा भी उस पर है, कई सारा नुकसान भी हो जाता है। कभी उड़ाए पता चला कि ये हमारे ऊपर गिर गया या गाड़ी के ऊपर गिर गया, गाड़ी लगाए थे, तो ऐसा भी होता है। तो अब देखो चट्टान यहाँ से टूटा और कहाँ जाकर के खत्म हुआ, सीमेंट पे, एकदम लास्ट पोजीशन है उसका सीमेंट, उससे पतला और कुछ नहीं होता है। तो वही पत्थर का इस्तेमाल सीमेंट के रूप में किया जाता है। जब प्राकृतिक खुद इसको तोड़ता है, तो हम तोड़े तो लेकर के आए इसको, यह सब इस्तेमाल किए, बट यदि प्राकृतिक खुद इसको तोड़ा, मतलब इसके ऊपर धूप आया, ये फैला, सिकुड़ा, टूटा, तो ये गिरेगा कहाँ, ये गिरेगा यहाँ नीचे, और इसको बोला जाता है घाटी। इस जगह को बोला जाता है घाटी। तो इसका मतलब है कि यदि ये पर्वत है तो ये घाटी है, तो ये पर्वत फिर घाटी, पर्वत फिर घाटी फिर पर्वत, ऐसे है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये चट्टान यदि टूटता है तो ये आकर के यहीं गिरेगा या यहाँ गिरेगा। तो जो भी चट्टान यदि टूट जाए तो वो कहाँ जाकर गिरेगा, घाटी में। अब घाटी में यदि चट्टान गिरा तो वहां क्या होता है, फिर उसके ऊपर धूप पड़ता है, फिर यहाँ पे यदि बारिश भी हुआ तो पानी आकर के घाटी में ही लगता है। इसीलिए कोई भी नदी का जो उद्गम स्थान होता है वो घाटी ही होता है, क्योंकि वो घाटी से ही निकलता है। अब यहाँ से क्या होता है कि इसमें बड़ा बड़ा पत्थर था और वो पत्थर
पानी जब यहां से बह के निकला तो वो पत्थर भी उसके साथ निकल गया। अब हम देखते हैं कि नदी में ही बालू पाया जाता है, क्या कारण है? कभी हम नहीं देखे कि बालू ऐसे कहीं बाजार में रखा हुआ है या फिर कोई खेत में उग रहा है, कभी नहीं। बालू हमेशा नदी में होता है। उसका रीजन क्या है कि यही जो चट्टान पत्थर जो टूटा था, यही जब पानी में घर्षण करता है, आपस में टकराता है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। फिर वही नदी के माध्यम से बहते 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 जो बहुत दूर तक जब जाता है तो और भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और वो परत दर परत परत दर परत क्या बन जाता है? बालू बन जाता है। और उसी बालू को हम लोग नदी से उठा करके लाते हैं, छान के लाते हैं, निकाल के लाते हैं, और उससे हम लोग अपना घर बनाते हैं। तो किस तरह से अपक्षय हुआ? उससे चट्टान टूट के नीचे गिरा, फिर उससे बालू बन गया। और यदि हम लोग अपने से तोड़ते हैं तो उसका इस्तेमाल कई सारे तरीकों से किया जाता है। तो ये रहा। अभी हम लोग देखेंगे कि भौतिक अपक्षय होता है तो इसमें किसका किसका योगदान होता है और किस प्रकार से होता है। चलो, तो अब हम इसमें देखेंगे कि हम लोग जिस तरह से अपक्षय को 3 भाग में बांटे थे, एक था भौतिक अपक्षय, दूसरा था रासायनिक अपक्षय और तीसरा था जैविक अपक्षय। तो उसमें अभी हम लोग देखेंगे कि भौतिक अपक्षय जो होता है उसका कारक क्या होता है, आखिर क्या कारक है, कौन कैसा काम करता है कि ये भौतिक अपक्षय होता है। ठीक है, तो इसमें है 3 टॉपिक, एक है सूर्यताप, दूसरा है पाला और तीसरा है वर्षा। ये तीनों का क्या योगदान है इसमें, कौन से अपक्षय में? भौतिक अपक्षय में। तो भौतिक मतलब होता है फिजिकल, जो ऊपर ऊपर से हो जाए। ठीक है, और रासायनिक मतलब होता है कोई गैस, कोई हवा, कोई ये मिल करके उस पर कोई इफेक्ट डाले। अपक्षय का मतलब होता है तोड़ना फोड़ना, नुकसान पहुंचाना, ये अपक्षय है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भौतिक अपक्षय जो है उसका कारक 1 नंबर है सूर्यताप। तो सूर्यताप किस तरह से होता है, क्या ये उसका योगदान है? सूर्यताप जैसे सपोज करो कि सुबह में सूर्य उगा, जब उगेगा तो उसका प्रकाश जो है वो पत्थर पे पड़ेगा या उस चट्टान पे पड़ेगा, फिर वो क्या करेगा? उसको हीट करेगा। जब उसको गर्म करेगा तो फिर क्या होगा? फैलेगा, सिकुड़ेगा। तो सूर्य ताप के द्वारा अपक्षय इस प्रकार होता है कि जब वो फैला, सिकुड़ा, ऐसे हुआ, उसमें वो टूट गया। क्लियर? अब है दूसरा पाला। ठंडा का इसमें क्या योगदान है? पाला मतलब ठंडा। तो ठंडा क्या योगदान है कि जब पाला पड़ता है, पाला मतलब हुआ ठंडा पड़ता है, बहुत ज्यादा ठंडा पड़ने लगा, तो फिर क्या होगा? ये सिकुड़ेगा, और सिकुड़ेगा और सूर्यताप होगा तो फैलेगा। तो पाला का योगदान क्या है कि वो सिकुड़ाता है, उसको मतलब छोटा करता है, उस चट्टान को छोटा करता है, फिर उसमें भी टूटता है। तीसरा है वर्षा। वर्षा का क्या योगदान है? सपोज करो कि एक पहाड़ है, ऐसा कोई पर्वत है, और इस पर्वत पे बारिश हो रहा है, तो अब फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, ऐसा होने से इसमें दरार जरूर पड़ जाएगा। अब जब इसमें दरार पड़ गया तो फिर क्या हुआ? कभी इसमें कोई पानी रह गया, नमी रह गया, और कोई उसमें पौधा जम गया या उग गया। सपोज कर कोई बरगद का पेड़ है या पहाड़ी कोई भी पेड़ इसके ऊपर लग गया और रहता ही है, तो वो क्या करेगा? उसका जड़ जो है जितना ही भीतर जाएगा उसको उतना ही तोड़ेगा, फैलाएगा और फाड़ देगा पूरा। तो इसको जब फाड़ेगा ना तो वो टूट जाएगा, वही टूटेगा तो अपक्षय कहलाएगा। तो इसमें वर्षा का क्या योगदान है कि वर्षा जो एक तो ये योगदान है कि उसके ऊपर पौधा उग जाता है, दूसरा इसका वर्षा का ये योगदान है कि वर्षा जब होता है तो पत्थर को ठंडा कर देता है, और ठंडा जब करेगा तो क्या होगा? उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा और वो सिकुड़ेगा, फिर वो टूट जाएगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा तो वो टूटेगा। ठीक है, तो ये हमारा 3 टॉपिक रहा। सूर्य ताप के द्वारा कैसे होता है, पाला के द्वारा कैसे होता है, वर्षा के द्वारा कैसे होता है। अब है रासायनिक अपक्षय के कारक। अब ये तो रहा भौतिक अपक्षय। रासायनिक नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ गैस, कुछ हवा, कुछ ये मिल करके कुछ प्रतिक्रिया करेगा जिससे इसके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा। जैसे ऑक्सीकरण, नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीजन का इसमें कुछ योगदान है। ये वाला है कार्बनीकरण, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ ये है। जल योजन मतलब जल का कुछ है, और जल में गैस पाया जाता है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और सिलिका का अलग होना। ये देखो, पहला है रासायनिक अपक्षय के कारक, पहला है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है कि जब चट्टान है और उस चट्टान में ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन, तो कई सारा चट्टान ऐसा होता है जो होता है लौह युक्त चट्टान,
जिसमें लोहे की मात्रा पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है। अब उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जब जाता है, धूप पड़ा, दरार पड़ गया, उस पर ऑक्सीजन गया, तो भीतर में जो लौह था उसके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा। ऑन किया ना? अब उसके ऊपर उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, बिना ऑक्सीजन का कभी जंग नहीं लग सकता। ऑक्सीजन और पानी ये दोनों जब बहुत मात्रा में रहेगा तभी जाके जंग लगेगा। कई बार क्या होता है, हम लोग का खिड़की में जंग लग जाता है। कैसे लग जाता है, जब बारिश होता है तो क्या होता है, उसका बारिश का जो बूंद है, जो पानी है, वो खिड़की पे आ जाता है और उसी कारण से जंग लगता है। और ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा तो जंग नहीं लगेगा। तो अब क्या होता है कि ऑक्सीकरण जो होता है उसमें क्या होता है कि वो जो ऑक्सीजन था वो चट्टान के भीतर तक जाता है और जो दरार पड़ गया था उसके माध्यम से चला जाता है। भीतर जब जाता है तो उसमें लौह अयस्क रहता है, उसमें लग जाता है जंग। और किसी भी लोहे में जब जंग लगेगा तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। जैसे ही जंग लगा उसका आयतन बढ़ जाएगा। इसीलिए कभी कभी देखता होगा कि छत का जो सेलिंग होता है, छज्जा जो होता है, वो फट जाता है। क्यों फट जाता है, छत के ऊपर जब नमी जाता है तो वो नमी रॉड तक पहुंचता है, रॉड बना रहता है लोहे का। अब उसके ऊपर जब जाता है तो उसमें जंग लगता है, और जब जंग लगेगा तो फैलेगा, और जब फैलेगा उसका आयतन बढ़ेगा। जब वो बढ़ेगा तो वो प्रेशर डालेगा कंक्रीट के ऊपर और फिर दीवार फट जाता है। इसी कारण से देखना कि ज्यादातर घर का जो भीतर का छत होता है वो बाद में टूटता है, पहले छज्जा टूट जाता है। छज्जा क्यों टूट जाता है, छज्जा को हमेशा पानी से कांटेक्ट रहता है उसका। जब भी बरसात आएगा उसमें पानी गिरेगा, पानी गिरने के कारण क्या होता है, वो नमी को धारण कर लेता है, भीतर रॉड तक लेके चल जाता है। रॉड जो रहता है वो लोहे का रहता है और उसके ऊपर उसके में जंग लग जाता है, और जंग लगेगा तो उसका आयतन बढ़ जाएगा, और जब आयतन बढ़ेगा तो फैलेगा और फिर दीवार को फाड़ देगा या छज्जे को फाड़ देगा। फिर यही निरंतर होते रहता है और छज्जा फट जाता है, फट के गिर जाता है। तो यही कारण है। तो ऑक्सीकरण का ये योगदान है। उसके बाद है कार्बनीकरण। कार्बनीकरण क्या होता है, कार्बनीकरण का मतलब हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, जो सबसे ज्यादा बारिश में पाया जाता है। अब बारिश हो रहा है, बारिश में कार्बन डाइऑक्साइड है। अब बारिश में कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया, हवा से, उसमें से ले लिया है वो। आज जब वो किसी चट्टान के ऊपर वो पानी गिरता है तो वो क्या करता है, उसके दरार के भीतर जाता है, और वो भी चूना पत्थर वाला जो चट्टान होता है उसके ऊपर रासायनिक प्रतिक्रिया करता है, और वो करके क्या करता है, चूने को पिघला देता है। तो क्या होता है वो, आप सपोज करो कि एक पर्वत है, इसके भीतर चूना पत्थर है, फट गया है तो चला गया पानी। पानी जब भी पानी जाएगा चूना एकदम पिघल जाएगा। तुम लोग खुद देखा होगा कि जब हम लोग रंग करने के लिए चूना लेके आते हैं तो क्या करते हैं, उसको एक बड़े सा टीना या लोहे का टब में रखते हैं, और उसमें जब पानी डालते हैं तो पूरा पिघल जाता है एकदम, और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न करता है। अब वो गर्मी वहां भी निकलता होगा। अब दरार तो पड़ गया, पानी उसमें चला गया, पानी जब गया तो वो क्या होगा, उसका भी आयतन को फैला देगा और वो भी फाड़ देगा पूरा, वो उससे भी चट्टान टूटता है। तो इसका भी योगदान है ऑक्सीकरण का। जल योजन, जल योजन मतलब जल का समा जाना। तो जल में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन जब जल में है तो वो क्या करता है, वो भी उसी तरह से कहीं ना कहीं भीतर जाता है, रासायनिक प्रतिक्रिया करता है और उसको तोड़ फोड़ देता है। ये है। नेक्स्ट है सिलिका का अलग होना। सिलिका मतलब होता है वो जो चट्टान का जो परत दर परत है वो अलग अलग हो जाना। अब जब चट्टान के ऊपर इस तरह का इफेक्ट पड़ेगा तो वो क्या होगा, परत दर परत टूट टूट के गिरने लगेगा और फिर चट्टान का हो जाएगा अपक्षय। अपक्षय का मतलब होता है नुकसान हो जाना, टूट जाना, फूट जाना, यही अपक्षय है। तो इन सभी कारकों से भी अपक्षय होता है। ओके, अब तीसरा पॉइंट जो है जैविक अपक्षय, मतलब बायोलॉजिकल, मतलब बायो ही पता चल रहा है कि किसी जीव जंतु पेड़ पौधों के द्वारा अपक्षय होगा। तो ये लोग क्या करता है, पहला है जीव जंतु। जीव जंतु का क्या योगदान है अपक्षय में, तो इसका योगदान है कि यदि अपक्षय का मतलब हुआ कि टूटेगा, फूटेगा, ढह जाएगा, ढिमला जाएगा, गिर जाएगा, ये अपक्षय। ठीक है। तो अब यहाँ है जीव जंतुओं के द्वारा कैसे अपक्षय होता है। सपोज करो कि एक बड़ा सा पहाड़ है, अब इसमें कहीं पे कोई जो है जानवर जो है पूरा बिल कर दिया, इसमें बिल करते करते यहाँ से यहाँ अपना घर बना लिया। अब ये तो इसमें जाता है, अब घुसता है, रहता है, फिर आ जाता है। कभी ना कभी धूप पड़ते पड़ते इसमें दरार जरूर पड़ेगा, और जब इस चट्टान के ऊपर दरार पड़ेगा तो दरार यहाँ तक पहुंच जाएगा और ये टूट जाएगा, भंस जाएगा उसका बिल।
बिल मतलब मांद, जो उसका घर है, गुफा जो है वो टूट जाएगा। तो कई सारा जो जीव जंतु है वो क्या करता है, मांद बना लेता है, घर बना लेता है। ऐसा कुछ जीवों का नाम बताएं। जैसे खरगोश है, खरगोश को क्या करता है, मिट्टी के भीतर खोद खोद के अपना घर बना लेता है। दीमक है, दीमक भी खोद खोद के पूरा घर बना लेता है। चूहा है, और ये सब लोमड़ी है, ये सब जीव क्या करता है, खोद खोद के अपना घर बना लिया। उसमें घर तो बना लिया, बाद में फिर क्या हुआ कि वो फंस गया, बैठ गया, टूट गया। तो इससे क्या होता है, इससे भी अपक्षय होता है, जो जीव जंतुओं के द्वारा भी होता है। दूसरा पॉइंट है वनस्पतियों के द्वारा। वनस्पति का मतलब ही पता चल रहा है पेड़ पौधों का बात हो रहा है। तो पेड़ पौधों मतलब वनस्पति, वनस्पति का क्या योगदान होता है कि जब कोई पहाड़ है और उसके ऊपर कोई पेड़ हो जाए, अभी हम बता रहे थे कि सपोज करो इस पर एक पेड़ हो गया, बड़ा सा कोई वृक्ष हो गया, तो ये क्या करेगा, इसका जड़ इसके भीतर जाएगा, नहीं तो इधर जाएगा, इसमें घुस जाएगा। और जब इसमें घुसेगा तो वो क्या करेगा, चट्टान को फाड़ देगा, तोड़ देगा, और वो फिर एक छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। और इस तरह से वनस्पतियों का योगदान है। अब है मनुष्यों का क्या योगदान है। मनुष्यों का तो बहुत बड़ा योगदान है, मनुष्य से बड़ा तो कोई है ही नहीं है। प्राकृतिक को नष्ट करने में मनुष्य से बड़ा किसी का योगदान नहीं है। प्राकृतिक जो है कितना सप्ताह तक ले थोड़ा थोड़ा धूप देगा तो गर्म होगा, फैलेगा, टूटेगा। यहाँ तो जाएगा, माइंस लगा दे, उड़ा देगा पहाड़, तो इससे क्या होगा, लॉस होगा। और मनुष्य क्या करता है, यही काम करता है, गया पहाड़ के भीतर ड्रिल कर दिया, ड्रिल करके उसमें लगा दिया बम, उड़ा दिया, तो अपक्षय हुआ। तो मनुष्य का बहुत बड़ा योगदान है। मनुष्य भी बहुत सारा काम करता है, जैसे रोड बनाना है तो साइड से माटी काट लेगा, इधर से काट लेगा, काट के रोड भर देगा, तो उधर जो गड्ढा हो गया बगल में पता चला पहाड़ था, पहाड़ टूट के गिर गया, ये अक्षय हुआ। समझ आया। तो मनुष्य का बहुत बड़ा योगदान है। मनुष्य प्राकृतिक को बहुत ज्यादा तरह से इस्तेमाल करता है, उसका नुकसान भी करता है और अपने इस्तेमाल के लिए उसका यूज भी करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम पढ़े कि जीव जंतुओं के द्वारा किस तरह से होता है, वनस्पतियों के द्वारा किस तरह होता है, और मनुष्यों के द्वारा कैसे होता है। इसमें सबसे बड़ा योगदान मनुष्य का है और वो बहुत ज्यादा मात्रा में करता है, और सिर्फ अपने लाभ के लिए। हमारे देश में इतना ज्यादा जितना भी प्राकृतिक संपदा है सब गवर्नमेंटेड है, सरकारी है वो, अब उसको सरकार ही तोड़वाता है। कुछ और भी एग्जाम्पल देंगे जिसके कारण पता चलेगा कि मनुष्य का कितना बड़ा योगदान है अपक्षय में। जैसे सपोज करो कि इस पे पेड़ है, तो पेड़ जो है इस पर जब बारिश होता है तो इस पर भी मिट्टी है, पर्वत पे भी मिट्टी है। अब क्या होता है कि बारिश जो होता है वो आकर के इस पौधे पे गिरता है, पेड़ पे गिरता है, फिर वहां से नीचे आता है, तो पर्वत को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है, इस पेड़ को भी काट दे रहा है, तो पेड़ को काट के लकड़ी के लिए बेच दे रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि पानी डायरेक्ट इस पे गिर रहा है और ये टूट करके घाटी में जा रहा है, घाटी से बह करके नदी में जा रहा है, और नदी में, नदी का जो लेवल है वो ऊपर जाते जा रहा है, पानी बढ़ते जा रहा है। इसी तरह दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि बाढ़ बढ़ते जा रहा है। ठीक है, हालांकि वो अलग टॉपिक है, हम जिस दिन बाढ़ पढ़ाएंगे उस दिन उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्राकृतिक का नुकसान जो है वो मनुष्य कर रहा है। ओके, अब ये जो अपक्षय होता है इससे हमें कुछ लाभ भी होता है और कुछ नुकसान भी होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे लाभ को कि क्या क्या हमें लाभ होता है। लाभ ये होता है, सबसे पहले मिट्टी का निर्माण होता है। तो मिट्टी का निर्माण जो है वो चट्टानों से ही हुआ है, इसीलिए हम मिट्टी जब उठाते हैं तो उसमें देखते हैं बालू भी है, कंकड़ भी है, मिट्टी भी है, बहुत सारी चीज रहता है। तो ये मिट्टी का निर्माण में बहुत बड़ा योगदान करता है अपक्षय। पहला टॉपिक है मिट्टी का निर्माण। ये कैसे करता है मिट्टी का निर्माण, जब हम लोग देखते हैं कि पहाड़ के ऊपर धूप पड़ा, वो टूट गया, टूट फूट के नीचे गिरा, वो घाटी में गया, फिर मिट्टी का निर्माण कैसा होगा, वो जब पानी में जब घिसता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता है, बालू बनता है, बालू से भी महीन जब हो जाता है तो उसको मिट्टी का निर्माण बोलते हैं। तो उस तरीके से मिट्टी का निर्माण हो जाता है। दूसरा है कि समतल भूमि का निर्माण। ये कैसे होता है, समतल भूमि, सपोज करो कि यहाँ पर एक पहाड़ है, फिर यहाँ भी देखिए एक पहाड़ है, फिर इधर भी है, इधर भी है, इस तरह से है। और इससे समतल भूमि का कैसे निर्माण हो जाएगा, जब इसके ऊपर धूप पड़ेगा तो ये टूटेगा फूटेगा और ये यहाँ से टूट करके यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में नीचे ही डिवाइड रह जाएगा। तो पहले जो इतना उठा हुआ था ये समतल हो गया, इसके ऊपर फिर प्रभाव पड़ेगा तो और समतल होगा और समतल होगा, और ऐसे निरंतर करने के बाद एक समतल भूमि का निर्माण हो जाएगा, जहां पर बड़ा बड़ा बोल्डर था, चट्टान था, परत था।
तो उस तरह से समतल भूमि का निर्माण कर देता है। खनिजों की प्राप्ति, खनिजों का प्राप्ति कैसे होता है? मान लो कि एक पहाड़ है और इस पहाड़ में कोई खनिज बीच में बसा हुआ है और हमें पता नहीं है, तो क्या हुआ, इस पर जब सूर्य का ताप पड़ा तो ये टूट फूट गया, तो टूट फूट के ये यहाँ से यहाँ चला आया। फिर देखे कि अरे इसमें कोई खनिज निकल रहा, सपोज करो चूना पत्थर निकल गया, लौह अयस्क निकल गया, तो उससे क्या होता है, हम समझ जाते हैं कि इसमें खनिज है। फिर जो मेटल डिटेक्टर मशीन होता है उससे हम पता कर लेते हैं कि इसमें कौन सा मेटल है। ठीक है, अब मेटल का पता करके इसको निकाल लेते हैं। तो हमें खनिजों की प्राप्ति जो है इसी अपक्षय के ही कारण होता है, जो हमारे लिए लाभकारी होता है। दूसरा है, चौथा है झीलों का निर्माण। अब झीलों का निर्माण कैसे हो जाता है? झील का निर्माण ऐसे हो जाता है कि जब सपोज करो कि एक नदी है जो बहते जा रहा है, ऐसे बहते बहते क्या हुआ, अब नदी जो है वो एक आकार में कहीं नहीं रहता है, यहाँ कहीं चौड़ा है तो कहीं बहुत चौड़ा है, कहीं बहुत चौड़ा है, कहीं बहुत पतला है। तब क्या होता है कि चट्टान जो इधर पहाड़ जैसे टूटा तो ये घाटी में गिरा और हर घाटी से ही नदी निकलता है। अब ये बोल्डर यहाँ से चलने लगा तो जाकर के देखा यहाँ पे फंस गया। क्यों? वहां बहुत संकरा था, बोल्डर जाके यहाँ फंस गया, एक फंसा तो दूसरा आया तो वो भी फंस गया। अब क्या हुआ कि नदी जो है, इसमें पानी जो आ रहा था ये अपना रास्ता बदल लेगा, इधर से निकल जाएगा, तो यहाँ पे पानी उसका कंटिन्यू इकट्ठा हो गया। और बहुत ज्यादा जब पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है उसी को बोला जाता है झील। और झीलों का निर्माण जो है इन चट्टानों के टूटने से या अपक्षय के कारण हो जाता है, जो हमारे लिए लाभकारी होता है। अब इन झीलों में पानी इकट्ठा हो गया तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कारेंट बना सकते हैं। अब पानी से कारेंट बनता है, वो अलग टॉपिक हम किसी दिन बताएंगे। तो अब क्या है कि ये वाला झील का निर्माण हो गया और फिर उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं खेत में पानी पहुंचाने के लिए या बड़े बड़े फैक्ट्री में लगाने के लिए, कहीं भी। तो ये हमारा 4 लाभ था, केवल हम बता दिए। इसके बाद हानि बता। अब है अपक्षय से होने वाले नुकसान यानी हानि। लॉस क्या क्या हो जाता है? मिट्टी के कटाव, मिट्टी का कटाव इसी के कारण होता है। सपोज करो कि एक जगह यदि हम खोद दिए तो दूसरा जगह से मिट्टी कट के वहां भरेगा जरूर। तो अब क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है इसी कारण। अब कोई चट्टान है, बड़ा सा कोई पर्वत है, इसके ऊपर पूरा पत्थर है, हो सकता है भीतर में मिट्टी हो। यहाँ क्या होता है कि ये जो चट्टान ऊपर का टूट गया तो फिर मिट्टी भी बह करके निकल जाता है, पहाड़ों से मिट्टियां निकल जाती हैं और नदियों में चली जाती हैं। तो मिट्टी का कटाव होता है इसी कारण। चट्टान यदि नहीं रहेगा तो मिट्टी बह करके जाएगा। ठीक है। मरुस्थलों का निर्माण, तो पहला समझ गए। अब मरुस्थलों का निर्माण कैसे हो जाता है कि जब हम चट्टानें टूटने लगती है तो चट्टान जो होता है वो मरु होता है, मतलब उसमें नमी नहीं होता है, वो रेत बनता है। और फिर जो वो जगह चट्टान सब टूट गया, टूटने के बाद जो जगह तैयार हुआ, जो मैदान तैयार हुआ, वो मरुस्थल होता है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं उग सकता है। उसमें सिर्फ कुछ कुछ जैसे कैक्टस हुआ, ये सब जो मरुस्थलों में होने वाले जो पौधे हैं वही सब होते हैं। हिमपिंडों का पिघलना, हिमपिंड का फिसलन कैसे हो जाता है कि जब चट्टान टूटता है पहाड़ से तो फिर इस पे बहुत सारा बड़ा बड़ा बर्फ का टुकड़ा भी गिर जाता है, और वो जब गिरता है तो वो नदियों में जाता है और फिर कहीं कहीं नदियों में रुक जाता है। फिर जब जहाज जब लेके जाया जाता है तो वो रोकता है, उसमें जहाज को चलने नहीं देता है, तो उसको बोला जाता है हिमपिंडों का फिसलना। हिमपिंड जो फिसल करके नीचे गिर गया, बड़ा बड़ा बर्फ का जो पत्थर था, तो हम इतना छोटा बता रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा होता है, और वो जब नदी के मार्ग में रुक जाता है तो जलयान जो है, जो जहाज सब है, उस सबको ले जाने में असुविधा होता है, जाएगा आगे, आगे जाकर रुक जाएगा, वहां पर फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा।